So today we will discuss about fracture. फ्रैक्चर जो कि मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। ऑर्थोपेडिक में ज्यादातर अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ज्यादातर पेशेंट फ्रैक्चर के साथ होते हैं। फ्रैक्चर एक्चुअली बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक होना, या तो ये कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप से हम स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी सब सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। लेकिन वी शुड नो कि इस तरह की फ्रैक्चर भी है जिसके लिए जरूरी नहीं हो कि कोई ट्रामा हो, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कोई भी डिजीज प्रोसेस की वजह से भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो फ्रैक्चर है क्या। इनकम्प्लीट या कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ या ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। बोन की जो कंटिन्यूटी है इसमें या तो कंप्लीट डिसरप्शन या इनकम्प्लीट डिसरप्शन हो तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे। अगर ये कंप्लीट यहां से लेकर बोन मुकम्मल एक दूसरे से डिसकंटिन्यू हो या ब्रेक हो तो इसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर कहेंगे। या अगर हाफ बोन एक दूसरे से ब्रेक हो और हाफ बोन अटैच हो तो हम फिर इनकम्प्लीट डिसरप्शन कहेंगे। सो कंटिन्यूटी दोनों, ये जो अपर पार्ट है, आउटर लेयर है पेरिस्टियम, पेरिस्टियम आउटर लेयर है बोन की, और ये भी पेरिस्टियम है। तो पेरिस्टियम लेयर में कोई भी ब्रेक हो, या तो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, तो जब भी कंटिन्यूटी में ब्रेक आती है तो हम इसको कहेंगे फ्रैक्चर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी हम अगर फ्रैक्चर की बात करें, अगर हम ये बात करें कि बोन की स्टेबल फ्रैक्चर कौन सी है, जब पेरिस्टियम, जो बोन की पेरिस्टियम है, अगर ये पेरिस्टियम कहीं न कहीं पर इंटैक्ट है, बोन के साथ फ्रैक्चर हुआ है और इसकी यहाँ पर फ्रैक्चर जरूर हुआ है, लेकिन बोन एक दूसरे के साथ क्या है, वही अलाइन पोजीशन में है। बोन की पोजीशन अभी तक खराब नहीं हुआ है। एक्सटर्नली और इंटरनली इसकी फिक्सेशन क्या है, रेंडर है, फिक्स्ड है, अलाइन है, और पेरिस्टियम एक दूसरे के साथ क्या है, इंटैक्ट है। तो हम उसी फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे, स्टेबल फ्रैक्चर कहेंगे। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, ट्रांसवर्स, स्पाइरल फ्रैक्चर, इसकी क्या है, स्टेबल फ्रैक्चर में आते हैं। ट्रांसवर्स और स्पाइरल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स, स्पाइरल फ्रैक्चर, हम ये विद शेप हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स है, कौन कौन सी स्पाइरल है। अब अगर हम अनस्टेबल फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर जिसमें बोन की डिसकंटिन्यूटी जब होती है, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं, पेरिस्टियम लेयर एक दूसरे के साथ इंटैक्ट नहीं होते हैं, ये इसकी फिक्सेशन क्या होती है, पुअर होती है। तो अगर बोन एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी खत्म हो गई लेकिन इंटैक्ट है एक दूसरे के साथ, या उसकी जो अलाइनमेंट है वो ठीक है, तो हम स्टेबल फ्रैक्चर कहेंगे। अगर इसकी अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ नहीं है तो फिक्सेशन पुअर है, तो हम अनस्टेबल फ्रैक्चर कहेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर आती है इसमें, कम्युनिकेटेड, और ओब्लिक फ्रैक्चर इसमें आते हैं। तो कम्युनिकेट का मकसद ये है कि जब फ्रैक्चर एक दूसरे इस तरह होती है और इसमें बहुत सारे बोन पार्टिकल दरमियान में होती है, कम्युनिकेट होती है, तो इसको हम कहेंगे अनस्टेबल फ्रैक्चर। तो कम्युनिकेटेड और ओब्लिक फ्रैक्चर आर द टाइप ऑफ अनस्टेबल एंड ट्रांसवर्स, स्पाइरल, जो कि बोन एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट है, तो दीज आर कैटेगराइज्ड एज स्टेबल फ्रैक्चर। तो अनस्टेबल इसलिए कहते हैं कि जब एक दूसरे के साथ इस तरह इसकी अलाइनमेंट खत्म होती है तो ये साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू को भी डैमेज करते हैं। अगर इसकी अलाइनमेंट एक दूसरे से अलग होती है तो साथ में ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी इंजर्ड हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, नर्व्स भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी पेरिस्टियम एक दूसरे के साथ अगर इंटैक्ट नहीं है और एक दूसरे से पुअर फिक्सेशन है तो हम उसको अनस्टेबल कहेंगे। स्टेबल फ्रैक्चर को हम इसीलिए स्टेबल कहते हैं, बोन की कंटिन्यूटी खत्म होती है लेकिन इसकी अलाइनमेंट सीधा होती है, तो साथ में जो टिश्यू होते हैं उसको डैमेज होने की चांसेस कम होती है। अब अगर हम एटियोलॉजी की बात करें कि फ्रैक्चर क्यों होता है, तो कुशिंग फोर्सेस की वजह से भी होता है। कुशिंग फोर्सेस, कोई भी फोर्स हो जाए आपकी, ट्विस्टिंग, सडन ट्विस्टिंग आपकी, ये भी हो सकता है सडन ट्विस्टिंग आपकी कोई भी बॉडी पार्ट, जॉइंट, तो ये भी फ्रैक्चर काज कर सकती है। एक्सट्रीम मसल स्पाज्म,
Extreme muscle spasm can also one of the etiology of muscle spasm. डायरेक्ट इंजरी लगना किसी भी स्केलेटल सिस्टम में. और डिजीज प्रोसेस जस्ट लाइक अगर डिजीज प्रोसेस में अगर बात करें, जिस तरह हमने कहा स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो ये भी डिजीज प्रोसेस की वजह से होती है. कोशिंग सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो कोशिंग सिंड्रोम जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो ये भी काज कर सकते हैं. तो दीज ऑल आर द एटियोलॉजी ऑफ फ्रैक्चर. सो अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की बात करते हैं. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कंप्लीट फ्रैक्चर है. कंप्लीट फ्रैक्चर मीन के breakdown across the cross section of bone. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्लीट अक्रॉस, मिसाल के तौर पर अगर ये हम एक बोन की बात करें, इतना खराब बोन भी नहीं होता है. सो अक्रॉस द बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं. कि बोन की जो दोनों पेरास्टियम है, आउटर लेयर है, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं? कंप्लीट ब्रेक है. इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंडेड पार्शियली द बोन, वन बोन ब्रेक व्हाइल अपोजिट साइड क्या होता है? बेंड होता है. फ्रैक्चर एक्सटेंड one bone side break, other bend. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की बात करें तो ये हमारे पास बोन है, ये इस तरह की फ्रैक्चर होती है और ये साइड इसकी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बेंड होता है. एक साइड फ्रैक्चर होती है, आधी बोन क्या होती है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होती है और ये एक दूसरे के साथ क्या है? बिल्कुल इंटैक्ट है. तो हम कहेंगे कि वन साइड ब्रेक और वन साइड अगर बेंड है तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. इसके बाद हमारे पास है क्लोज फ्रैक्चर और एक हमारे पास है ओपन फ्रैक्चर. तो क्लोज फ्रैक्चर जिसमें स्किन से बोन बाहर नहीं होता है, डू नॉट क्रॉस द स्किन, और ओपन फ्रैक्चर में बोन स्किन से बाहर आ जाता है. तो अगर हम यहां पर क्लोज फ्रैक्चर की बात करें तो डज नॉट ब्रेक स्किन, बोन डज नॉट ब्रेक स्किन. यहां पर अगर हम बात करें, अगर ये हम कोई हैंड बनाए, हैंड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हैंड है, तो बोन अगर फ्रैक्चर भी होती है, इस तरह फ्रैक्चर होती है लेकिन स्किन को बाहर नहीं आती है, तो इसलिए हम इसको सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं. अब ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर वो है कि बोन ब्रेक स्किन, स्किन को ब्रेक करती है और स्किन से क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है. अगर ये हैंड है फॉर एग्जांपल, तो बोन की फ्रैक्चर की वजह से एक पार्ट अगर इस तरह है तो दूसरी पार्ट ने क्या किया है? बोन स्किन से क्या किया है? क्रॉस किया है. जब स्किन को क्रॉस किया है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ओपन फ्रैक्चर है. और आपको फ्रैक्चर समटाइम विजिबल होता है, समटाइम विजिबल नहीं होता है, लेकिन बोन की एक पार्ट जो कि फ्रैक्चर हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है, उसने स्किन को क्या किया है? ब्रेक किया है और स्किन से बाहर आया है. तो यू कैन से ओपन फ्रैक्चर वही है जो स्किन से बाहर होती है, क्लोज फ्रैक्चर वही है जो कि स्किन को क्रॉस नहीं करती, स्किन को ब्रेक नहीं करती. कंप्लीट फ्रैक्चर वो है जो मुकम्मल तौर पर बोन एक दूसरे से क्या है? डिसकंटिन्यू है. और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जो कि हाफ उसके क्या हो गया है? फ्रैक्चर है और वन साइड क्या है? बेंड है. एक और है ग्रीन स्टेक. Green stick same like incomplete fracture के one side of the bone is broken and the other bent. It's most commonly occur in children.
फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने किया था कि एक साइड इस तरह ब्रेक होती है और दूसरी साइड ऑफ द बोन एक दूसरे के साथ क्या होती है, अटैच होती है। तो थोड़ी सी एक साइड पर अगर ब्रेक है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन स्ट्रेक। ये इतना मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है। और एक और हमारे पास है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कि एक फ्रेगमेंट बोन के दूसरे फ्रेगमेंट में अंदर चला जाए, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन की फ्रेगमेंट है और ये साइड फ्रैक्चर हो जाए और ये इस तरह इसमें अंदर आ जाए, फ्रेगमेंटेड हो जाए, तो इम्पैक्टेड हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्चर है, इम्पैक्टेड। कि ये वाला बोन का फ्रैक्चर हो जाए और ये पार्ट दूसरे पार्ट में क्या हो जाए, इम्पैक्ट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। उसके बाद है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इनटू सेवरल फ्रैगमेंट। जब बोन की जो फ्रैक्चर है, बोन सेवरल पार्ट्स में वो हो जाता है, इस तरह बहुत सारे फ्रैक्चर के साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है, बोन में इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, तो इस फ्रैक्चर को हम कहेंगे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। उसके बाद हमारे पास है ओब्लिक फ्रैक्चर, के फ्रैक्चर एक्सटेंड इनटू स्पाइरल डायरेक्शन अलोंग द शाफ्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, इसमें फ्रैक्चर हो जाती है इस तरह स्पाइरल अलोंग द शाफ्ट, स्पाइरल वो बन जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि ओब्लिक फ्रैक्चर। एक हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, along the longitudinal axis of the bone फ्रैक्चर हो जाए तो इसको हम कहेंगे, इस तरह की longitudinal axis में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इसको हम कहेंगे longitudinal फ्रैक्चर। So this is the type according to shape हमने डिस्कस कर दिए। और भी हमारे पास फ्रैक्चर हो सकते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अगर हम बात करें तो डिजीज प्रोसेस की वजह से, स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस, जब बोन की मास डेंसिटी कम हो जाती है तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकती है। इसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर, अगर रिपीटेड स्ट्रेस होती है ड्यू टू रनिंग, ड्यू टू जॉगिंग, तो ये भी एक वो कर सकती है, फ्रैक्चर कर सकती है। इस तरह हमारे पास एक है डिप्रेस फ्रैक्चर। डिप्रेस, अगर बोन की एक पार्ट इस तरह डिप्रेस हो जाए, अंदर चली जाए। एक हमारे पास है इंट्रा आर्टिकुलर, अगर फ्रैक्चर इंट्रा आर्टिकुलर मीन के फ्रैक्चर बोन्स कहां तक पहुंच जाए, जॉइंट तक पहुंच जाए, जॉइंट तक अगर पहुंच जाए तो इसको हम कहेंगे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अच्छा, इसमें हमने इमेज किया है एवल्जन फ्रैक्चर को, हमने इमेज किया है एवल्जन फ्रैक्चर मीन कि जब भी कोई टेंडन या लिगामेंट बोन को क्या करे, पुल करे, उसी इफेक्ट की वजह से अगर कोई बोन की पार्ट उसी प्रोजेक्शन पार्ट पे अगर निकल जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है और यहाँ पर कोई टेंडन लिगामेंट अटैचमेंट है, और ये हम एक्सटर्नली, जिस तरह हमने क्लासेस में बताया कि एक्सट्रीम मसल स्पाज्म या ट्विस्टिंग, तो ये बोन को क्या करे, अपने पुलिंग इफेक्ट के जरिए बोन की एक पार्ट को अपने पास क्या करे, रिमूव करे या इससे जुदा करे, तो उसको हम कहेंगे एवल्जन फ्रैक्चर। ये हमारे पास क्या है, एवल्जन फ्रैक्चर। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर वी हैव डिस्कस। अब हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसकी मैनेजमेंट पढ़ते हैं। फ्रैक्चर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि फ्रैक्चर का हमें कैसे पता चलेगा। सो फर्स्ट नंबर पर जहां पर फ्रैक्चर है वहां पर क्या होंगी, पेन ऑन द साइड ऑफ द फ्रैक्चर, साइड ऑफ द फ्रैक्चर पे पेन होगा, डिस्कलरेशन होगी, ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी, मसल स्पाज्म होगी, क्योंकि मसल अगर एक बोन के साथ अटैच और फ्रैक्चर हो जाए तो मसल क्या हो जाती है, स्पाज्म हो जाती है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट या अनस्टेबल फ्रैक्चर। एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग होगी, क्योंकि जब भी फ्रैक्चर होता है इस तरह तो एक्सट्रीमिटीज बोन एक दूसरे के साथ इस शेप में होते हैं, तो लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। फॉल्स मोशन होगी, मूवमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, जिस तरह मूवमेंट नॉर्मल अगर होती है वो मूवमेंट नहीं होगी। डिफॉर्मिटी जो आपको नजर आती है, डिफॉर्मिटी होगी, वहीं पर स्वेलिंग, और उसकी वजह से स्वेलिंग और ब्लीडिंग की वजह से वहां पर क्या होगी, डिफॉर्मिटी होगी, तो स्वेलिंग और वो भी होगी, ब्लीडिंग भी होगी अगर ओपन फ्रैक्चर है तो। कैसे आप फ्रैक्चर की डायग्नोस करेंगे, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तो आप हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लेते हैं, सारी चीजें आप देखते हैं कि मूवमेंट किस तरह है, स्वेलिंग है या डिफॉर्मिटी है, बोन एक्सरे से आप कंफर्म कर सकते हैं। सम टाइम इस तरह की फ्रैक्चर होती है जिसके लिए आप सीटी स्कैन करते हैं, और सम टाइम अगर वो
उसके साथ कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है तो फिर आप एमआरआई करते हैं। आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है फ्रैक्चर में, आपने मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मैनेजमेंट में फ्रैक्चर अब ये हो जाए तो आपके 3 काम करने हैं। आपने 3 काम क्या करना है? सबसे पहले कि आपने नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करना है, टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। ये होता है, ये आपकी मेन मैनेजमेंट है। टू प्रमोट बोन हीलिंग, बोन हीलिंग को क्या करना है? प्रमोट करना है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पर आपने क्या करना है? टू मेंटेन रीअलाइनमेंट, बोन को क्या करना है? सीधा रखना है। टू मेंटेन रीअलाइनमेंट के इस तरह की बोन इस तरह कोई अलाइन न हो और ठीक हो जाए तो फिर अगेन मसला करेगा। टू मेंटेन रीअलाइनमेंट। सो ये आपकी मैनेजमेंट है। लेकिन फ्रैक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रैक्चर वाले या ट्रॉमेटिक पेशेंट को आपने कैसे मैनेज करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ABCD आपने अप्लाई करना है। जब भी आपके पास फ्रैक्चर के पेशेंट आते हैं, फ्रैक्चर हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, तो यू सस्पेक्ट, आपने सबसे पहले उनकी एयरवे क्लियर करना है। एयरवे, अगर आपकी कोई हेड इंजरी सस्पेक्टेड है तो आपने फिर एयरवे में क्या करना है? आपने हेड टेड और चेन लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि सर्वाइकल इंजरी आप सस्पेक्ट करेंगे तो यू शुड अप्लाई जा थ्रस्ट मैन्यूवर फॉर ओपनिंग एयरवे। इसके बाद आपने ब्रीथिंग देखना है, आपने स्पायरेटरी रेट, चेस्ट राइज ये देखना है। अगर ये दोनों नॉर्मल नहीं तो सबसे पहले आपने ये दोनों नॉर्मल कराने हैं। थर्ड नंबर पर आप सर्कुलेशन में आएंगे। सर्कुलेशन में फ्रैक्चर में ब्लड लॉस होती है तो आपने सर्कुलेशन में बीपी देखना है, कैपिलरी रिफिल देखना है और न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट करनी है। न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट ये है कि जहां पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रैक्चर है तो यहाँ पर आपने पल्स चेक करना है कि बोन की वजह से कोई आर्टरी तो ब्रेक नहीं हुई है, आर्टरी की तो रप्चर नहीं हुई है या नर्व्स तो डैमेज नहीं हुए हैं। तो आपने दोनों फंक्शन देखे हैं। न्यूरोवास्कुलर में आप पल्स देखते हैं, जस्टल टू फ्रैक्चर आप पल्स देखते हैं और कैपिलरी रिफिल देखते हैं। और न्यूरो असेसमेंट में आप क्या देखते हैं कि उसकी फंक्शन को देखते हैं कि वहां पर क्या फंक्शन स्टेबल है, या आप कहेंगे कि थोड़ा सा इस प्लेस को क्या करें, जो एक्सट्रीमिटी है उसको आप मूवमेंट करें। तो ये न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट है। इसके बाद अगर ये तीनों स्टेबल हो जाए तो फिर आप इस तरह मरीज की डिफॉर्मिटी को देखेंगे, जिस तरह फ्रैक्चर साइड को इमोबिलाइज करना, इमोबिलाइज के बाद अकॉर्डिंगली इसको डील करना है, जिस तरह ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन होते हैं। तो यू शुड नो कि जब भी ट्रॉमेटिक पेशेंट आता है आपके पास, आपने ABCD प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, एयरवे क्लियर करना है, ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन रखना है, सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है और न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपने फिर जो मैनेजमेंट आती है फ्रैक्चर की, एक होता है इंटरनल रिडक्शन और एक होता है एक्सटर्नल रिडक्शन। रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने कहा कि बोन को रीअलाइन करना, दी इसमें आता है। बोन को रीअलाइन में आपके पास आती है या तो बोन को आप एक्सटर्नली रिड्यूस करते हैं या इंटरनली रिड्यूस करते हैं। एक्सटर्नल रिडक्शन वो होता है कि आप इसके लिए सर्जरी कर दें और ओपनली बोन को क्या करें, रीअलाइन करें। इंटरनल रिडक्शन में आप जस्ट बोन को पुल करते हैं और इंटरनली स्किन के अंदर ही बोन को क्या करते हैं, रीअलाइन करते हैं। तो एक एक्सटर्नल रिडक्शन होता है, एक इंटरनल रिडक्शन होता है, फिर एक्सटर्नल रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है, एक एक्सटर्नल रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। बोन हीलिंग प्रोसेस, जब भी बोन की डिसकंटिन्यूटी होती है, फ्रैक्चर होती है, ब्रेक होती है, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो ये बोन फिर किस तरह हील होता है। और बोन में रिमॉडलिंग प्रोसेस कंटिन्यूस होती है, क्योंकि स्पॉन्जी बोन रिप्लेस करते हैं 3 to 4 ईयर में, और जो हमारी कॉर्टिकल बोन है वो अप टू 10 ईयर्स में रिप्लेस होती है। लेकिन वो रिप्लेसमेंट भी रिमॉडलिंग में आती है। लेकिन जब फ्रैक्चर होता है, जब बोन ब्रेक होते हैं, तो किस तरह ये दोबारा हील होते हैं, इनकी 4 स्टेजेस है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जब भी बोन हमारे पास ब्रेक होते हैं इनटू 2 पीसेस, तो बोन में ऑस्टियोन्स में जिस तरह हमारे हाइरवेंसर के नाम में ब्लड वेसल है, तो वो बोन की ब्रेक की वजह से ब्लड वेसल भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। और वेरी फर्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा तब बनता है जब बोन के साथ साथ ब्लड वेसल भी रप्चर हो जाए, तो बोन के इर्द गिर्द
क्या हो जाती है, ब्लड की एक्युमुलेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग फ्रैक्चर। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज। और इसमें फिर इसको हम इन्फ्लेमेटरी पीस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेडनेस, स्वेलिंग, पेन ये सारे होते हैं ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, क्योंकि ब्लड और हेमाटोमा बन जाती है ब्लड ड्यू टू ब्लड वेसल के रप्चर की वजह से। फिर एक वीक के बाद 2 और सेकेंड एंड थर्ड वीक में क्या होता है, स्टेज 2 जिसको हम फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस फॉर्मेशन कहते हैं। फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस फॉर्मेशन, यहाँ पर अगेन ये जो ब्लड वेसल है, ये हेमाटोमा में ब्लड वेसल ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है, यहाँ पर हेमाटोमा में यहाँ पर ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रप्चर हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेज में ब्लड वेसल कैपिलरीज थोड़े थोड़े बन जाते हैं, यहाँ पर कैपिलरीज क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं हेमाटोमा में। और इस वजह से बोन की जो डेड सेल है वहां तक भी ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है। फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, दो चीजें, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि यू नो कि ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पांसिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, ये दोनों एंटर हो जाते हैं। ये दोनों की एंट्री की वजह से यहाँ पर केलस बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ब्लैक में मैंने केलस शो की है, यहाँ पर ये भी केलस है, ये भी केलस है और इंटरनल भी केलस है दोनों बोन के दरमियान। और ये फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जब एंटर होते हैं तो ये बोन की जो हाइलिंग कार्टिलेज जो एक दूसरे से क्या होती है, ब्रेक हुई होती है, उसको एक दूसरे से अटैच कर देते हैं। तो इस इंटरनल जो केलस बनाते हैं इसको हम इंटरनल केलस कहते हैं, जो इंट्रामेडुलरी स्पेस में होती है, इंटरनल केलस। और जो एक्सटर्नल यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल केलस फॉर्मेशन। लेकिन ये फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस है। अच्छा, जब स्टेज 3 में केलस ऑसिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ बोन होती है, जिसको हम केलस बोनी केलस कहते हैं। जब ऑसिफिकेशन का नाम आता है तो ऑसिफिकेशन इज द बोन की फॉर्मेशन को हम कहते हैं। तो केलस फॉर्मेशन इज एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस इनटू बोनी केलस। बोनी केलस में क्या होता है, जब बोन एक दूसरे के साथ यहाँ पर बोनी केलस बन जाते हैं, बोन की केलस यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी करती है और इस केलस को क्या करते हैं, 1 to 4 मंथ में ये केलस बन जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी केलस एक्सटर्नल और इंटरनल बन जाते हैं, लेकिन बोन की शेप को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा केलस भी कहते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा केलस होते हैं, इसको रिमूव करना। और इसके लिए बोन की कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन से एक्स्ट्रा जो सेल केलस है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और बोन को क्या करते हैं, एक शेप देते हैं। तो जस्ट लाइक अगर आप देख ले, इस तरह की शेप होता है बोन में, और कॉम्पैक्ट बोन एक दूसरे के साथ क्या मिल जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन इस तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन 12 मंथ तक इसकी शेप इस तरह होती है, बिल्कुल अनब्रोकन। एक्सटर्नली आपको देखता है कि अनब्रोकन एक बिल्कुल एक नॉर्मल बोन की तरह आपको देखेंगे, लेकिन एक्सटर्नली अगेन यहाँ पर थोड़ी सी शेप आपको इस तरह नजर आएगी 4 to 12 मंथ में। तो रिमॉडलिंग फेज में जो बोन में एक्स्ट्रा केलस बनी होती है उसको ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और बोन को एक शेप देते हैं। दोनों जो कॉम्पैक्ट बोन की आउटर लाइन है, पेरियोस्टियम है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और बोन को एज नॉर्मल शेप देते हैं। सो अगेन मैं जस्ट समराइज करता हूं कि यहाँ पर जब बोन ब्रेक होते हैं तो वेसल भी रप्चर होते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन होती है, बोन की इन सरफेस को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, डेड होते हैं। तो सेकंड स्टेज में यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट एंटर होते हैं और न्यू वेसल यहाँ हेमाटोमा में एंटर होते हैं, कैपिलरीज। तो ऑस्टियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर केलस फॉर्मेशन करते हैं, एक्सटर्नल केलस फॉर्मेशन, इंटरनल केलस फॉर्मेशन, इसको हम फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस फॉर्मेशन कहते हैं। थर्ड स्टेज में ये केलस जो फाइब्रोकार्टिलेजिनियस है, ये बोनी केलस में ऑसिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, और बोनी केलस में जो एक्स्ट्रा मास है वो रिमॉडलिंग में उसको रिमूव करते हैं और बोन को एक प्रॉपर शेप दे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन हीलिंग प्रोसेस।